Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again welcome back to our YouTube channel AK Education. Dear viewers, NMT CAT 2022 की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके आज हम सेशन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ मज़ीद पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 4 सेशन डिस्कस कर लिए, जिन सेशन में सबसे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर हमने एनएमडी कैट जो कि प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं, उन ईयर्स में आने वाले डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करके आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस हम अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम तर सेशंस तक एक्सेस हासिल करने के लिए आप एके एजुकेशन की प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से एनएमटी कैट केमिस्ट्री के एमसीक्यू सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या करने जा रहे हैं, हमसे कहा यह जा रहा है आइसोटोपिक सिंबल ऑफ एन आयन ऑफ द सल्फर 33 इज गिवन एज S33 16 minus 2. How many number of the protons and neutrons are present if number of the electrons are 18? याद रखिए, मैंने आपसे प्रीवियस सेशंस में भी ये गुजारिश की है कि सबसे पहले आप अपना MCQs उसमें से जो एग्जैक्ट आंसर आपको लग रहा होता है उसे चूज़ कर लिया करें, और जब आप उस MCQs को चूज़ कर लें तो फिर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जब मैं उस MCQs की डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखूँगा, उस MCQs के मेन पॉइंट्स और उस MCQs के एग्जैक्ट आंसर की रीज़निंग आपके सामने रखूँगा, तो आप अपने सेलेक्टेड आंसर और मेरे वेरीफाइड आंसर में मुआवजा कीजिए कि आया जो आपने आंसर सेलेक्ट किया था वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो उसकी रीज़न क्या है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो सकते हैं। अगर तो सिर्फ आप इसे एक रट्टा बेस सिस्टम रखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का अल्फ़ा, क्वेश्चन नंबर 13 का बीटा, तो ये कोई आपका एफएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि जहां आपको कुछ 500, 600, 700 या 1000 एमसीक्यूज़ मिलेंगे और आप उन्हें ही प्रैक्टिस करके अपने एनुअल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल हैं। इन एमसीक्यूज़ का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको वो सिनेरियो, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, आपको इस चीज़ के रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करना है कि आपको इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस, एप्लीकेशन बेस, क्रैमिंग बेस और इसी तरह के डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एमसीक्यूज, जिन्हें हम कैटेगोरिकली डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12 में हम दोबारा वापस आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा यह जा रहा है कि सल्फर 33 उसका हमने आइसोटॉपिक सिंबल आपको दे दिया है, सल्फर 33 16 माइनस 2। अब सबसे पहले आप इस सिंबल को समझने की कोशिश करें कि सिंबल हमें क्या बता रहा है। सिंबल हमें दरअसल ये बता रहा है कि सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है। इट्स मीन इसने मजीद 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, और इसमें उसने कहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर 18, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। अब इस चीज़ को आप वेरीफाई गिवन सिंबल से भी कर सकते हैं। देखिए उसमें जो उसने एटॉमिक नंबर जिसे हम नीचे शो करते हैं वो 16 दिया है। अब 16 में मजीद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी ये बात जो उसने खुद स्टेटमेंट में बताई है, वेयर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर 18, ये चीज़ तो क्लैरिफाई होती है। बहरहाल हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि प्रोटॉन की तादाद बताइए और न्यूट्रॉन की तादाद बताइए। अब यहाँ जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं इस किस्म के क्वेश्चन में, अब देखें उसने ये हमें कह दिया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में ये आता है कि कोई भी एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, अगर इसके इलेक्ट्रॉन 18 है तो इसके प्रोटॉन भी 18 होंगे। ये है वो जो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कह रहे हैं। अब देखिए अगर वो यहाँ ना भी बताए कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है तब भी गुजारा है, क्योंकि उसने सिंबल हमें बता दी है। अब उसमें देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। आपने ये जो फॉर्मूला याद किया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जस्ट एटम के लिए एप्लीकेबल है, न्यूट्रल स्टेट, ग्राउंड स्टेट एटम।
अगर तो एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज किया है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं है। लेकिन एक चीज जो कि हर सूरत हर हालत में ठीक रहती है वो ये है कि किसी भी एटम का, किसी भी आयन का एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स के इक्वल है। अब देखिए गिवन सिंबल में आप देख लें तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर 16 है, और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स हमारे पास 16 है। अब इस चीज को देख के आप एलिमिनेशन मेथड लगाना शुरू कर दीजिए। अल्फा ऑप्शन हरगिज नहीं हो सकता क्योंकि इसने प्रोटॉन की तादाद 18 कह ली है, तो गलत हो गया। अगर हम डेल्टा ऑप्शन को देख लें, यहाँ भी हमें प्रोटॉन की तादाद 17 कह दी गई, ये भी गलत हो गया। अब बेसिकली हमने बीटा ऑप्शन और चार्ली ऑप्शन में से डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आया 18 है या 17 है। अब देखिए हमें ये भी पता है कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो बेसिकली हमारे पास मास नंबर होता है। अब अगर हम मास नंबर में से नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा। अब नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, यानी इन अदर वर्ड जो मास नंबर है वो गिवन इक्वेशन के मुताबिक, गिवन फार्मूला के मुताबिक वो 33 है। अब अगर मैं 33 में से 16 माइनस करूंगा तो मेरे पास 17 आएगा। सो हम फाइनली अपने आंसर को अप्रोच कर चुके कि इसके अंदर नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स तो 17 है और नंबर ऑफ द प्रोटॉन 16 है। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। आई थिंक सो कि इस किस्म के एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपको इस किस्म के क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखिए इसमें जो बड़ी गलती हम करते हैं वो यही, हमने सोचा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। तो ये आपने नहीं सोचना, ये बात सिर्फ और सिर्फ एटम्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि किसी भी आयन के लिए। आई थिंक सो कि आपको मेरे इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। बहरहाल मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो सेम है बट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इनमें से कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन है। ये तो अक्सर स्टूडेंट को पता है कि ऐसे कंपाउंड के जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो उन्हें आइसोटोप कहते हैं। बात यहाँ भी उसने यही की है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं लेकिन नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं। अब हम देख लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। दूसरे नंबर पे हम आइसोबार्स को देख लेते हैं। आइसोबार किन्हें कहते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। और आइसोटोन किन्हें कहते हैं, कि जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बराबर हों। यानी जब हमें ये पता होगा कि आइसोटोप ऐसे को कहते हैं कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर प्रोटॉन भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब एटॉमिक मास चूंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। अब न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से ही उनका दरअसल एटॉमिक मास चेंज होता है। लिहाजा ये चीज हमें कंफर्म होगी कि इसका आंसर आइसोटोप है। अब हमने सोचना ये है कि आया इसका अल्फा ऑप्शन आइसोबार क्यों नहीं था, आया इसका बीटा ऑप्शन आइसोटोन क्यों नहीं था। तो देखें आइसोबार में हमने ये पढ़ा है कि इनका एटॉमिक मास सेम होता है। अब अगर एटॉमिक मास सेम है तो इसका मतलब है कि सभी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम सेम होगा। तो इस केस में अब हम जरा कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन की तादाद सेम भी हो सकती है। लिहाजा यहाँ 100% क्लैरिफाई नहीं किया गया कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या एटॉमिक मास। याद रखिए जो एटॉमिक मास है वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे ही डिपेंड नहीं करता, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन पे भी डिपेंड करता है। लिहाजा यहाँ हम 100% श्योर नहीं है। अगर हम आइसोटोन की बात कर लें तो आइसोटोन में तो क्लियरली होता ही है कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन उसने स्टेटमेंट में कहा है बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन,
कि न्यूट्रॉन सेम नहीं है, तो इस वजह से आइसोटोन तो ये बिल्कुल नहीं है। आइसोबार के बारे में हम कंफ्यूज हैं। आइसोटोप ऐसी चीज है जो हमें 100% क्लैरिफिकेशन के साथ ये कह रही है, और ये इसके हमारे पास आंसर जो है वो चार्ली ऑप्शन होगा। आई थिंक सो कि अब आपको इस चीज की, इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये कहा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल। अभी उसने हमसे कहा यह है कि जो हमने आपको 4 शेप्स दी हैं, इनमें से बताइए कि कौन सी शेप पी ऑर्बिटल की है। अब पी ऑर्बिटल के बारे में एक चीज जो कि आपको पता है कि ये बाइलोब्ड होता है और डम्ब शेप स्ट्रक्चर होता है। अब ये डम क्या होता है? डम जिसे हम कहते हैं ना, गुडगुडी होती है हमारे पास, ये डुगडुगी होती है। ये आप अगर ARY डिजिटल पे ड्रामा वगैरह भी देखते हो, उस पर भी एक फनी ड्रामा डुगडुगी लगता है। और इसी तरह जब ये बंदरिया लेकर आते हैं ये नाच नचाने वाले, तो वो बंदर को नचाने के लिए वो एक डुगडुगी बजाते हैं। इस डुगडुगी को हम असल में डम शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो डुगडुगी लाइक स्ट्रक्चर है, अब यहाँ हम चार्ली और डेल्टा में कंफ्यूज हैं जी। चार्ली में भी डुगडुगी लाइक स्ट्रक्चर है और डेल्टा में भी डुगडुगी लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करें? अब देखिए, अल्फा और बीटा ऑप्शन तो बिल्कुल हम सिरे से एक साइड पे गए हैं। और याद रखिए, NMD कैट पे मजे की बात ही ये है कि 2 ऑप्शन आपको क्लियरली लग रहे होते हैं, भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करके रख देते हैं, अच्छा यहाँ ये है या ये है। तो अब आपका ये हमने टैलेंट चेक करना है, आपके कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, अच्छा जी ये है या ये है। अब देखिए, इसमें चार्ली और डेल्टा में कंफ्यूज है, लेकिन एक चीज जो कि आप अगर क्लियरली देखें तो वो ये है कि चार्ली में कोई कॉलर नहीं है, लेकिन जो डेल्टा है इसमें हमें सेंट्रल सर्कुलर कॉलर दिखाई दे रहा है। अब अगर सेंट्रल सर्कुलर कॉलर की बात की जाए तो हमें पता है कि सेंट्रल सर्कुलर कॉलर ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर डी ऑर्बिटल में भी हमें मिल जाता है। हम अपने प्रीवियस सेशन में इसके रिलेटेड बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है, इनमें एक ऐसा ऑर्बिटल भी मिलता है जो कि बाइलोब्ड होता है, डम शेप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके सेंटर में हमें एक कॉलर, सर्कुलर कॉलर भी मिलती है। लिहाजा इस सर्कुलर कॉलर की बिना पर आप ये कहेंगे कि चार्ली ऑप्शन ठीक है लेकिन डेल्टा ऑप्शन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल आते हैं वो इसको बाएं हाथ से सॉल्व कर सकते हैं। अलबत्ता करना तो दाएं हाथ से ही होता है। अगर आप राइट हैंडेड हैं, अगर तो आप लेफ्ट हैंडेड हैं, फिर तो आप हर क्वेश्चन ही बाएं हाथ से सॉल्व कर रहे होते हैं। सो डेट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ जोक कि आप उसको बाएं हाथ से करने का मुराद ये है कि आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम। अगर आपको क्रोमियम के रूल्स का पता है कि क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड होगा, या तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है या इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा नहीं जलवा है। वो इस तरह के हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए को देख लें 3d4 है, निगलेक्ट, ये नहीं ठीक। अगर हम बीटा ऑप्शन को देख लें 3d5 है जी, ये कुछ ठीक है। अगर हम ऑप्शन चार्ली को देख लें, इसमें 3d6 है, निगलेक्ट, जाओ जाओ। अगर डेल्टा ऑप्शन को देख लें, इसमें भी 3d6 है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कख पता भी ना हो, फिर भी आप कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट में आखिरी डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए या पार्शली फिल्ड होना चाहिए, या तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑप्शन अल्फा, चार्ली, डेल्टा में हमारे पास या तो 4 हैं या 6 हैं, लिहाजा ये तो सिरे से गलत है। आप बीटा ऑप्शन को बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करके, लिख के चेक किए बगैर लॉक कर दे। आपका ये लॉक किया हुआ आंसर करोड़पति का खेल में एग्जैक्ट हो जाएगा, सही इसको माना जाएगा, कोई गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव कर जाते हैं। नम्स 2019, जो आर्मी मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं जरा गौर करिए, ये आ चुका है। नम्स 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल इज गिवन बाय, कि किसी भी सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमने यहाँ क्लियरली ये फार्मूला पढ़ रखा है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज इक्वल टू 2 × 2l+1। अब अगर हम देखें पहले ऑप्शन पे तो 2l-1 लिखा है, बिल्कुल गलत, पागल को कुछ आता ही नहीं है। अगर चार्ली ऑप्शन को देखें तो 2 × l+1, ये बिल्कुल गलत, 2 खा गया है, भूख लगी है, भूखा होकर लिख रहा है। डेल्टा ऑप्शन को देखें, इसमें 2 बाहर वाला खा गया है, 2l+1 लिख दिया है, यहाँ भी भूख लगी है, बहुत भूखा है, हंग्री है, हंग्री डॉग वाला स्ट्रक्चर हो चुका है। सो बीटा ऑप्शन ऐसा ठीक है जो इसने होशो हवास में बैठ के लिखा है एग्जामिनर ने। सो एग्जैक्ट आंसर विल बी दैट 2 × 2l+1।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये कहा गया है द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल इन K19 इज। आप सोच रहे होंगे सर को क्या हो गया, अभी तो कोई और स्टाइल था, अभी कोई और स्टाइल है। तो ये तो अपन का पढ़ाने का यही स्टाइल है, कभी चेंज होता है कभी कुछ होता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा क्या जाए द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल इन K19 इज कि K19 में एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा। एक ही रूल, वही पुराना रूल, वही पुरानी बातें। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू, कि एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n प्लस एल के सम के। और हमें पता है कि n प्लस एल का जो सम है, अगर हम इसकी बात करें तो पहले हमारे पास 3p आएगा और फिर 4s आएगा। ये कैसे पता लगा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख कर पता किया। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती, इस वजह से मैंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाने की भी कोशिश की है। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। बहरहाल आपको मैं दिखा दूं कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 के अगर मैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको दिखाऊं तो ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में K19 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने रिटर्न है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखिए लास्ट पे हमारे पास 3p और 4s है। 4p तक बात ही नहीं गई, 4s पे ही बात खत्म हो गई। लिहाजा अगर हम मूव कर जाएं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, अब इसमें अल्फा ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि 4s 4p तक तो बात ही नहीं गई, ये गलत हो गया। बीटा ऑप्शन की बात करें 4s 3d, ये इसमें ऑर्डर गलत हो गया, पहले 3d आना चाहिए फिर 4s आना चाहिए। अगर चार्ली ऑप्शन की बात की जाए, इसको लॉक करें, ये तो ठीक लग रहा है। डेल्टा ऑप्शन में 3s 3d, 4s कहाँ गया, लिहाजा ये भी गलत है। अब इस वजह से चार्ली ऑप्शन हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है 3p4s। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन इट्स एटॉमिक स्टेट हैज द इलेक्ट्रॉन fully occupying first two spherical symmetrical orbitals। कहते हैं हमने आपको 4 एलिमेंट दे दिए हैं जो कि अपनी एटॉमिक स्टेट में है। एटॉमिक स्टेट में होने का क्या मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में है, इन्होंने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कहते हैं इन इट्स एटॉमिक स्टेट हैज इलेक्ट्रॉन फुली ऑक्यूपाइंग फर्स्ट टू स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स, कि हमारे पास वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जिसके पहले दो स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जिसके स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होता कौन सा है। या आपने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में पढ़ा है कि जो हमारे पास स्फेरिकल ऑर्बिटल है ये एस सबशेल को कहा जाता है। अब हमने इनमें से देखना है ऑक्सीजन, हीलियम, बेरिलियम और कार्बन, इनमें से कौन सा ऐसा एटम है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि अपनी एटॉमिक स्टेट में ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2s सबशेल रखता है, यानी 1s और 2s, मजीद इसके पास कोई सबशेल नहीं है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तो बात आगे चली जाती है, बात बहुत आगे चली जाती है, बहुत 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 आगे चली जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में 1s भी होता है, 2s भी होता है, 2px भी होता है, 2py भी होता है, 2pz भी होता है। हीलियम में भी यही केस है। कार्बन में हमारे पास 2py तक बात चली जाती है, लेकिन जो बेरिलियम है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इस वजह से 1s2 2s2 पे ही बात खत्म, यानी इसमें सिर्फ 2s कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। So the exact option for the question number 18 will be the Charlie option, beryllium। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। ये ईटा में आ चुका है, ETEA जो कि खैबर पख्तूनख्वा में टेस्ट लिया जाता है। इन्होंने अपना टेस्ट, पहले ये चलता था लेकिन जब से इमरान खान साहब आए हैं इन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना डाली है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। अब ईटा वाला सिस्टम तो वैसे ही फ्लॉप हो चुका है, लिहाजा ये ईटा हो फीटा हो जो भी हो, ये इसमें हमें इससे कंसर्न नहीं है। 2016 में आ चुका है तो 2021 में भी आ सकता है, 22 में भी आ सकता है, 23, 24, 25, 26 कभी भी आ सकता है, लिहाजा पढ़ने की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन एटम, कि जो क्लोरीन का एटम है इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की क्या वैल्यू होगी और एजीमुथल क्वांटम नंबर l की क्या वैल्यू होगी।
सबसे पहले तो हमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। अब जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन एटम है ये प्रेजेंट है 3p में। आपकी यहाँ मैं सहूलत के लिए जो मैंने तैयार कर रखे हैं उसमें मैं आपको दिखा भी दूँ कि मेरे पास जो क्लोरीन है क्वेश्चन नंबर 19 में मुलाहजा होगा मैंने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाई कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 कि हमें ये तो पता है कि आखिरी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये 3p5 है, यानी ये 3p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब देखिए 3 की वैल्यू तो हमें क्लियर बता रही है कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 3 है। इस किस्म के क्वेश्चन हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अगर आपने इस किस्म के सेशंस नहीं अटेंड किए हमारे प्रीवियस सेशंस को देखिए, वहाँ आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ मैंने ये बताया कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है डिजिट्स में मैथमेटिकल फॉर्म में 1 2 3 4 ये बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होती है। लिहाजा हमारे पास देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 है। अब आप चेक कर लें अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में हमारे पास एक ही ऑप्शन है जहां 3 की वैल्यू बताई गई है, जहां n की वैल्यू 3 लिखी है। अब यहीं से आपको क्लियर हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू का नहीं भी पता, कख नहीं पता, फिर भी आप चार्ली ऑप्शन को लॉक करके टिक करके मार्क करके लाखों और करोड़ों का खेल खेल के आप जो है वो करोड़ों का खेल बोल वाला जो करोड़ों का खेल हमारे पास नादिया खान कर रही होती हैं उसमें आप ये क्वेश्चन का ये आंसर लॉक करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का ये कॉन्सेप्ट देखना है। हमने सिर्फ पैसा नहीं कमाना, हमने डॉक्टर का नाम लिखवाना है अपने नाम के साथ। वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम नेम टू डॉक्टर नेम। बहरहाल एजीमुथल क्वांटम नंबर में अगर हम देखें p की वैल्यू 1 होती है। वो किस तरह? क्योंकि s की वैल्यू 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है, d की वैल्यू 2 होती है, f की वैल्यू 3 होती है। 12 दफ़ा बता चुका हूँ। लिहाजा इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर p की वैल्यू हमारे पास 1 है और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और इस वजह से चार्ली ऑप्शन ही हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, अगर 3 ही इसमें नहीं लिखा अल्फा में, बीटा में, डेल्टा में, तो फिर चार्ली ठीक होना था ना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा गड़बड़ेशन लग रहा है, पता नहीं मुझे भी आएगा कि नहीं, लेकिन चलो कोशिश करके देखते हैं। कहा यह जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। हमने 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी हैं, बताइएगा जी ज़रा इसमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड सवाल है, आइए आपको हम शेयर करवाते हैं अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स की। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्वेश्चन नंबर 20 मुलाहजा हो। इसमें देखिए क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखाई और इसी तरह कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखाई है। देखें इसमें देखें इन दोनों में जो मेन चीज़ हमने फोकस करनी है वो 3d5 और 3d10 ही है। मैंने बताया ये कॉपर क्रोमियम दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। दोनों के d ऑर्बिटल या तो पार्शली फिल्ड होंगे, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 3d5 होगा, और अगर सभी के पास दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 3d10 होगा। इस वजह से अगर हम देख लें तो हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 3d10। आइए क्वेश्चन में मुलाहजा करते हैं। हमारे पास जो 3d5 और 3d10 वाली हैं वही हमारे पास एग्जैक्ट हो सकती हैं। कॉपर की भी ठीक से लिखी गई है दूसरे में, और इसी तरह हमारे पास जो क्रोमियम है इसकी भी सही लिखी गई है तीसरे ऑप्शन में। लिहाजा दूसरा और तीसरा ओनली ऐसे ऑप्शन है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखी है। अब हमने क्वेश्चंस के इन गिवन ऑप्शंस पे गौर करना है। अल्फा में वो कह रहा है कि सिर्फ पहली ठीक है, पहली तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, गलत कह रहा है। बीटा में देखें तो वो कह रहा है दूसरी ठीक है, दूसरी ठीक है लेकिन तीसरी भी तो ठीक है। चार्ली ऑप्शन की बात करें तो वो कहता है पहली और दूसरी ठीक है। अल्लाह के बंदे दूसरी तो ठीक है लेकिन पहली मैंने पहले ही बताया कि नहीं ठीक। डेल्टा ऑप्शन में देखें वो कह रहा है दूसरी और तीसरी सिर्फ ठीक हैं, 2 and 3 ओनली। देखें ओनली लिखा है। आप 50,000 रुपया भी बैंक में जमा करवाएं तब भी लिखा जाता है 50,000 ओनली। आप 50 करोड़ भी जमा करवाएं फिर भी लिखा जाता है 50 करोड़ ओनली। एक तो इस ओनली से हम बहुत ज़्यादा तंग है। डॉक्टर की कम्युनिटी जो है ना, ये ओनली जो है ना इससे बहुत ज़्यादा तंग है। जितना मर्जी पैसा जमा करवा दो फिर लिखा जाता है ओनली। बहरहाल
इसमें डेल्टा ऑप्शन जो है ना ये एग्जैक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली के दूसरा और तीसरा जो है ना वो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी सब में कोई ना कोई खराबी मौजूद है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वो कहता है क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। हम अपने प्रीवियस सेशन में एक एमसीक्यूज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। सो द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द 3 डायमेंशनल स्पेस इज आल्सो नेम्ड एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Also it is also named as the orientation quantum number। और ये देख लें ईटा 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम। के मुदर्जा झैल में से क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। और ये मैं पहले भी आपको दिखाई है कि क्रोमियम में हमारे पास सीन ये होगा कि डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्ड या ये पार्शली फिल्ड। याद रखिए क्रोमियम, इसी तरह आयरन और तीसरा हमारे पास कॉपर है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्सर ये पूछ लेते हैं क्योंकि ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और तीनों में 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है या पार्शली फिल्ड है। या तो इनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ भी देख लें 3d 5 सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में गिवन है और अल्फा ऑप्शन में गिवन है। अब अल्फा ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें 4s2 है। अगर तो ये 4s2 होता तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाला सीन ही ना होता। ट्रांजिशन एलिमेंट में होता ये है कि s से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होकर डी ऑर्बिटल में जाता है, यानी 4s से ट्रांसफर करके वो 3d में चला जाता है। लिहाजा पहले वाला इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें 4s2 दिया है। 4s1 होना चाहिए और 3d 5 या 3d 10 होना चाहिए। लिहाजा डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव कर ले। एनएमडी कैट 2020 जदीद तरीन क्वेश्चन आ गए, अभी ये पिछले 2 सालों की बात है। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज गिवन बाय के। हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर l है, इन दोनों के दरमियान कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। ये मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, बेटा बेटी हैं, क्या इनमें सीन है, क्या इनका ताल्लुक है, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपने पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो l होता है ये बेसिकली n-1 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर n 1 2 3 4 है तो l जो है ये 0 1 2 3 4 है। इस वजह से हमारे पास जो n की वैल्यू होती है उसमें से अगर एक कम कर दिया जाए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स। ये तो अब आपको खुद कर लेना चाहिए, बहरहाल करवा ही देते हैं क्योंकि आप तो शहजादे लोग हैं, आप तो उनको करवाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास है 2p, फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को रिप्रेजेंट करती है। सो n इज इक्वल टू 2। अब सिर्फ अल्फा और डेल्टा ऑप्शन बच गया जो कि एग्जैक्ट हो सकते हैं, बीटा और चार्ली। तुम्हें तो n की वैल्यू 1 दी गई है, ये तो गलत हो गया। l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, इस वजह से डेल्टा ऑप्शन भी गलत हो गया और सिर्फ अल्फा ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन बच गया जिसमें n की वैल्यू 2 बताई गई और l की वैल्यू 1 बताई गई। क्वेश्चन नंबर 25 में देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कहा गया है विच पेयर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल। कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है कि जिनके ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आता है। अब देख लें, हमें पता है कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। वो इस वजह से क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन पहले दो शेल्स में आ जाता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के लिए 1 ही बचता है। लिहाजा सोडियम तो पक्का है। दूसरा अब क्रोमियम है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसका बेरोनी शेल 4s है। और मैं पहले बता चुका हूँ क्रोमियम, कॉपर, आयरन, इन तीनों के केस में होता ये है कि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल से डी एक्साइट होकर ये 3d ऑर्बिटल में आ जाता है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और इनके केस में हमारे पास जो d ऑर्बिटल है या तो पार्शली फिल्ड होना चाहिए या फिर कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। लिहाजा इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास सोडियम एंड क्रोमियम बीटा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट E/m रेशो। कि इनमें से सबसे छोटी E/m रेशो हमारे पास किसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन अगर आप इस पे फोकस करें तो आपको मालूम हो जाएगा।
हमें ये पता है कि ग्रेटर द मैस लेसर विल बी द ई बाय एम वैल्यू, कि अगर मैस को इंक्रीज करेंगे तो ई बाय एम वैल्यू कम होगी, क्योंकि ई बाय एम एम के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, जिसका E is directly proportional to E by m value and mass inversely proportional to E by m value। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना इसकी E by m वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन जितना मैस कम होगा उतनी इसकी E by m वैल्यू बड़ी होगी। अब देखिए, अगर हम चार्ज की बुनियाद पे बात करें तो चार्ज तो लिथियम में सबसे बड़ा है, लेकिन जो लिथियम का जो मास है वो सबसे छोटा है। बेरिलियम में अलबत्ता जीरो चार्ज है, लेकिन इसका साइज इंतहाई छोटा है, इंतहाई छोटा है। और आपकी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में, फेडरल टेक्स्ट बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक में, केपी के टेक्स्ट बुक में ये चीज मेंशन है। बेरिलियम की ई बाय एम वैल्यू भी मेंशन है, और हमें पता है कि बेरिलियम की ई बाय एम वैल्यू सबसे छोटी है, क्योंकि इसका मास सबसे छोटा है। सो डैट वॉज ऑल अबाउट द टूडे सेशन। हमने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आज फिनिश कर लिया, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खुद से जो प्रिपेयर किए थे उन्हें भी डिस्कस कर लिया, पास्ट पेपर को भी डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन जो आपके ज़हनों में आ रहा होगा जी, एनएमडी कैट 2020 वाले क्वेश्चन पे ही आके बात खत्म होगी। एनएमडी कैट 2021 का कोई एमसीक्यूज क्यों डिस्कस नहीं किया गया? वो इस वजह से कि एनएमडी कैट 2021 चूँकि ऑनलाइन लिया गया, हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स की स्क्रीन पर लिया गया, लिहाजा हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं जो सर्कुलेट कर रहे हैं। इनमें से कुछ एमसीक्यूज ठीक भी हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे सर्कुलेट कर रहे हैं, कुछ एके एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिल रहे हैं। ये एग्जैक्टली है, 100% प्रूव्ड है, लेकिन चूंकि ये हमने स्टूडेंट से हासिल किए हैं, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आया इनमें भी कोई कितनी सच्चाई है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि सच्चे ही एमसीक्यूज आप तक पहुंचाए जाएं। इनके लिए आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे के एजुकेशन के सिस्टम पे डिफरेंट एमसीक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं जो कि डिफरेंट 2021 में आए थे डिफरेंट एग्ज़ाम में। बहरहाल 2020 तक हमारे पास 100% प्रूव रिकॉर्ड मौजूद था और उसके तमाम तरह एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर गैसेस स्टार्ट करेंगे। गैसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में तैयार कर रखे हैं, आपके डॉक्टर तैयब ने तैयार कर रखे हैं, डॉक्टर तैयब रज़ा ने तैयार कर रखे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, और खसूसी तौर पर चैनल का भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि एनएमडी कैट 2022 की प्रिपरेशन में दिन रात मशगूल हैं और अपने नाम को डॉक्टर के साथ जोड़ना चाहते हैं। अपना निगहबान, अल्लाह निगहबान, अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।